हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ना है। इसमें हमने जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 है, इसमें वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसके आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जो कि चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1, उसमें ये है कि डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इनको हमने डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स आप चैप्टर के स्टार्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। इसमें जो हमारा यूनिट वेक्टर है, मैं बता चुकी हूँ आपको कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और इसका जो फार्मूला होता है, इसकी जो सिंबल होता है उसके ऊपर हम कैप लाजमी लगाते हैं। और जो फार्मूला होता है वो इसमें यूनिट वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर ए का, वो हम ए कैप लिखेंगे इक्वल टू ए फुल वेक्टर, यानी इसके ऊपर हमने वेक्टर का सिंबल डालना है, या इसको आप मोटा करके बोल्ड लिखें, डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी ए फुल वेक्टर को आप उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो इस तरीके से हम इसका यूनिट वेक्टर जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है पोजीशन वेक्टर का। उसमें अभी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट में कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई पार्टिकल है उसकी लोकेशन के बारे में ये बताता है कि ओरिजिन के लिहाज से या किसी भी ख़ास कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो उसके लिहाज से कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट जो है वो किस जगह पे मौजूद है, उस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो आमतौर पे आर से हम इसको शो करते हैं। आर वेक्टर से हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट पी है हमारे पास जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, ये इन द एक्स वाई प्लेन। इन दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो ए कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो बी कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस पोजीशन वेक्टर आर को, जो कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ आर, इसको हम ए का नाम देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए, या सिंपल आर इज़ इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसमें आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। इनके ऊपर लाजमी आप लोगों ने कैप डालनी है। ठीक है, और ए बी सी जो है वो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट है वेक्टर ए के या वेक्टर आर के। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम थ्री डायमेंशन, अगर टू डायमेंशन केस हो तो फिर हम इसमें जस्ट ए आई और बी जे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऊपर पॉइंट पी के साथ ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पे हम सी के नहीं लिखेंगे, जस्ट हम ए आई प्लस बी जे लिखेंगे। लेकिन अगर थर्ड कोऑर्डिनेट हो, सी हो, जेड एक्सिस भी हो हमारे पास, जिनकी हम थ्री डायमेंशन केस की बात कर रहे हो जिनके अंदर थ्री एक्सिस होते हैं, फिर हम साथ सी के लाजमी लिखेंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। उसमें जो है सी जो है हमारा थर्ड एक्स जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है कि इस किसी वेक्टर का ऐसा पार्ट ऑफ ए वेक्टर इफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या किसी वेक्टर की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू कह सकते हैं हम, या पार्ट ऑफ ए वेक्टर इफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। या आपकी जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की, उसमें भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाला जो टॉपिक है इसमें स्टार्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। ठीक है, तो इसमें यह है कि यूजुअली अ वेक्टर हैज़ टू और मोर कंपोनेंट्स, के वेक्टर्स के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। लेकिन हम जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं किसी वेक्टर की, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, बल्कि उनके दरमियान में कोई सा भी एंगल हो सकता है। लेकिन आम तौर पे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके दरमियान में एंगल 90 का हो, तो वो एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.2, उसमें ये है कि वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, की तीन वेक्टर्स हैं उनका हम सम ले रहे हैं, गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स, के उन वेक्टर्स की जिनका सम जो है वो जीरो रिजल्टेंट आ रहा है, उन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसमें यह है कि तीन, अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं, तीन वेक्टर्स लेते हैं, उनको हम ऐड करते हैं तो इन तीनों का सम जो है उसी सूरत में ज़ीरो आ सकता है कि अगर वो तीनों जो वेक्टर्स हैं वो किसी भी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स हों, तो फिर हम उनको ऐड करेंगे तो उनका हमारा जो सम होगा वो ज़ीरो आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर
कि ये 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इनको हमने हेड टू टेल रूल से ऐड किया हुआ है। वेक्टर बी को हमने ए की टेल से ज्वाइन किया और वेक्टर सी को हमने बी की टेल से ज्वाइन किया। तो जो सी का हेड है उसको हमने ए की टेल से ज्वाइन करके हमने रिजल्टेंट वेक्टर लेना था, लेकिन सी का जो हेड है वो ऑलरेडी ए की टेल से ज्वाइन हुआ हुआ है। इसकी डायरेक्शन ही इस तरीके से है। तो ये क्योंकि ये एक ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो नहीं आ रहा हमारा, और हमारा जो इन तीनों वेक्टर्स का सम है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली वेक्टर सी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन हमने जब इनको ऐड किया इस तरीके से कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो, तो हम सी की जगह माइनस सी यूज़ करेंगे। इसकी जो डायरेक्शन है इसको हम उल्टा देंगे, अपोजिट कर देंगे सी के, तो ये माइनस सी बन जाएगा। माइनस सी बना के इसको हम बी के अंदर ऐड करेंगे, तो तब उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 आ रहा है। तो उन्होंने ये पूछा कि अगर तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो 0 आ रहा हो तो उनकी क्या डायरेक्शन होगी, क्या उनकी ओरिएंटेशन होगी। तो उसमें हम यही बताएंगे कि उनका जो वो किसी भी ट्राइंगल के साइड्स होंगी और उसके साथ जो है एंगल इस तरीके से बना रही होंगी कि वो बिल्कुल एक ट्राइंगल की साइड महसूस हो रही हों। तो उनका जो है तब उस केस में उनका जो रिजल्टेंट होगा 0 होगा, और उस केस में जो सी है वो माइनस सी होगा। यानी कि ए, बी और सी तीनों का अगर सम 0 आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि सी जो है वो माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी के इक्वल होगा, या ए प्लस बी जो है वो इक्वल होगा माइनस सी के। यानी वेक्टर सी जो है उसको हम उल्टाएंगे तो तब वो इनके अंदर ऐड होगा, तो उनका जो आंसर है वो हमारा 0 आएगा। ये उनकी ओरिएंटेशन होगी, डायरेक्शन होगी। इसमें आपने बताना है लाजमी के रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स of equal magnitude is equal to the 0 if they are represented by the 3 adjacent sides of a triangle as shown figure. If we have 3 sides, 3 vectors a, b and c, by using head to tail rule, vector minus c is the resultant of a and b। कि माइनस सी जो है वो a और b का रिजल्टेंट है, और माइनस सी को चूँकि हम ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर चुके हैं, तो इन तीनों का जो सम होगा वो जो रिजल्टेंट होगा वो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, उसमें क्या है कि वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। वेक्टर ए जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। फॉरवर्ड ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंदर वाई जो है वो पॉजिटिव होगा और एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होगा। थर्ड के अंदर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, और फोर्थ कंपोनेंट जो है उसके अंदर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने बात की है कि फॉरवर्ड ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव कब होंगे, जब वेक्टर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। एंड उसमें फॉरवर्ड ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइन। तो क्या ओरिएंटेशन होगी वेक्टर की कि उसके कंपोनेंट्स की अपोजिट साइन हो। तो सेकंड में भी अपोजिट साइन होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वाई पॉजिटिव होगा तो एक्स नेगेटिव होगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई नेगेटिव होगा। तो वेक्टर सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेगा तो उसके कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट सिंबल होंगे उनके। और अगर वो वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो फिर इसके दोनों कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गया क्लियर आपको। उसके बाद जो हमारा इसमें अब ये डायग्राम आपको शो हो रही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है तभी इसके दोनों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और फोर्थ में लाई कर रहा है तभी दोनों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो, कि अगर वेक्टर्स का कोई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, उनमें से मतलब 2 हैं, तो उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो 0 नहीं है, तो कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी 0। क्या उसकी मैग्नीट्यूड 0 हो सकती है। तो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जो होती है वो उनके कंपोनेंट्स के स्केयर का सम लेके इसको अंडर रूट लेना होता है। तो अगर हम एक कंपोनेंट को 0 पुट कर भी दें, सपोज हमने ए वाई को 0 पुट किया, तो ए एक्स का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, तो इसका आंसर जो है वो ए एक्स आ रहा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 नहीं होगी, ठीक है। अगर ये कंपोनेंट 0 हो भी जाता है तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 नहीं होगी। आपने ये क्वेश्चन लिख के मैथमेटिकल इसका प्रूफ देना है, साथ इसको जो है लॉजिक भी साथ लिखनी है। ये नहीं करना कि सिर्फ आप मैथमेटिकल क्वेश्चन तो लिख दें, लेकिन साथ जो वर्ड्स में ऊपर 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं वो आप ना लिखें, जिससे आपको मार्क्स जो है फुल नहीं मिलेंगे। दोनों जो है वो अपने लॉजिकल वर्ड्स भी लिखने हैं और मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 का, इसमें क्या है कि कैन ए वेक्टर हैव ए कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, कि क्या एक वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। तो कंपोनेंट जो है उसका एक पार्ट होता है वेक्टर का, तो कंपोनेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। आपने लिखना है इसमें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट हैव ए कंपोनेंट ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकॉज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये उस वक्त केस होगा ओनली इन केस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल दे आर इक्वल, कि जो है वो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, सपोज हम तीन साइड्स हैं, उसको हम ए बी सी से शो कर रहे हैं, तो सी जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट होगा, तो सी जो है वो उनमें से किसी भी कंपोनेंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें जो है, यानी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो तो उसमें हमेशा जो वेक्टर होता है वो अपने कंपोनेंट से बड़ा होगा। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो उसमें जो रिजल्टेंट होगा अपने कंपोनेंट्स के इक्वल होगा, ठीक है। और जो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात ना कर रहे हो तो उस केस में ये हमारा जो ये क्वेश्चन है वो सही हो सकता है, स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकती है। उस केस में जो है अगर उसका एंगल जो है दो कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो, सपोज 170 हो या 160 हो, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो उसके अपने कंपोनेंट से बड़ा होगा। लेकिन अगर इसमें इस तरीके से हम उसको ड्रा करें कि रिजल्टेंट जो है वो छोटा हो और कंपोनेंट जो है बड़ा हो, इस तरीके से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो उस केस में तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो फिर वो इक्वल होंगे, दोनों तीनों साइड जो है इक्वल होंगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपने कंपोनेंट्स के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गया क्लियर आपको। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी किसी भी वेक्टर की अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट, जिसमें अगर हम कोई सा भी कंपोनेंट नेगेटिव लेते हैं, सपोज ए एक्स जो है वो -5 है और ए वाई जो है +2 है, तो -5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो +25 आएगा, उसको हम 4 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर अंडर रूट 29 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है भी सही तो मैग्नीट्यूड का जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उस कंपोनेंट का जो है वो स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको आपने जो है मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के आपने इसको प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कि अगर ए और बी दोनों का सम जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे। कि पहली बात तो ये है कि ए और बी का अगर सम ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तभी और इक्वल हैं, तभी हमने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर ज़ीरो आया। फिर अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ए इज इक्वल टू -b अगर आ रहा है तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के ये कंपोनेंट्स हो गए ए वेक्टर के, और राइट साइड पे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के ये कंपोनेंट्स हो गए वेक्टर बी के, साथ -b है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, तो इन माइनस को हम ब्रैकेट खोल के अंदर हर कंपोनेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम कंपोनेंट जो है माइनस में हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। हम इनको कंपेयर करेंगे आई वाले कंपोनेंट को आई वाले से और जे वाले कंपोनेंट को जे वाले से, के वाले कंपोनेंट को के वाले से मल्टीप्लाई कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू -बी एक्स और ए वाई इक्वल टू -बी वाई और ए जेड इक्वल टू -बी जेड। इसका मतलब ये है कि जो इनके कंपोनेंट जो हैं वो उनकी मैग्नीट्यूड्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं, तभी इनका सम जो है वो ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, क्या हालात होंगे कि वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो इक्वल हों। इसमें स्टूडेंट्स आपने बताना है कि अगर इनके दरमियान में एंगल 45 का आ रहा हो और वो यानी वो थीटा की वैल्यू जो है वो 45 हो और जो कंपोनेंट्स हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों, तो उस केस में दोनों कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होंगी, ठीक है। कि tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स करेंगे इसमें, तो हमने जो चूँकि कहा है कि दोनों कंपोनेंट जो है इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि ए वाई और ए एक्स इक्वल होंगे, तो ए वाई ओवर एक्स का आंसर जो है 1 आएगा और tan इनवर्स 1 का आंसर 45 है। इसका मतलब है कि थीटा अगर 45 हो तो दोनों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे तो है ही हैं लेकिन इक्वल होंगे। अगर इसकी थीटा 45 के अलावा कोई और एंगल आ रहा है तो फिर ए वाई बड़ा हो सकता है या ए एक्स बड़ा हो सकता है, राइट एंगल तब भी वो होंगे लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल होने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9, इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू ए स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। इसमें यह है कि वेक्टर क्वांटिटी और चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी और चीज़ है, तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं वो ऐड नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है इसमें वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्केलर की ऐसे नहीं होती, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। फिर 2.10 क्वेश्चन जो है कि कैन यू ऐड जीरो टू ए नल वेक्टर, तो इसमें भी ये है कि जीरो जो है वो एक नंबर है, स्केलर है, और नल वेक्टर जो है वो एक वेक्टर है। चूंकि स्केलर्स और वेक्टर्स दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, आपस में ऐड नहीं हो सकती, इसलिए जीरो भी नल वेक्टर के अंदर ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
टू वैक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स कैन देयर सम बी ज़ीरो। तो अगर दो वैक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो उनका सम क्या ज़ीरो हो सकता है? तो उनका सम जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन टू वैक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, के सम का ज़ीरो होना उस वक्त पॉसिबल है जब दोनों वैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हों, तब उनका सम जो है वो ज़ीरो होगा। अगर वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं, तो उनका सम जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.12, इसमें ये है कि शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ और ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ, कि सम भी और डिफरेंस भी, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो उनका हम सम लेंगे वो ए प्लस बी आएगा, और फिर उनका हम डिफरेंस लेंगे वो ए माइनस बी आएगा। तो हमने ये शो करना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उनकी जो लेंथ है वो भी सेम है। ठीक है, ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। तो इसमें आपने पहले तो लेंथ को प्रूव करना है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और बी इसके साथ राइट एंगल पे ड्रा किया हुआ है। तो इनका हम सम लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है इक्वल टू ए प्लस बी, और इनको बी को हम उल्टा के नीचे लेके आएंगे तो माइनस बी ड्रा करेंगे, और फिर हम इनका डिफरेंस लेंगे, आर प्राइम से हम शो कर रहे हैं इसको डिफरेंस को, तो आर प्राइम इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये डिफरेंस हो गया और आर जो है वो ए प्लस बी वो सम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में भी राइट एंगल पे हैं और इनकी मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, और इनके दरमियान भी एंगल जो है वो भी सेम बन रहा है। तो आपने यहाँ पे ड्रा करना है कि कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स एज शोन इन फिगर, फ्रॉम हेड टू टेल रूल इनको हमने ऐड किया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने रिजल्टेंट वेक्टर लिए, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन ये जो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस बन रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ पी क्यू, जो ऊपर वाले ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल है उसका, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है क्यू पी ओ, ठीक है, इनमें जो एंगल है वो 45 का है। ठीक है, और इनकी जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, सॉरी ऊपर वाले जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू या क्यू पी ओ, इनका जो एंगल है 45 का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नीट्यूड है आर की रिजल्टेंट वेक्टर की वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगी। ठीक है, और जो नीचे ट्राइंगल है ओ क्यू आर, इसमें भी आप देखें कि जो आर है इसमें उसमें जो एंगल है 45 का बन रहा है। तो आप दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 45 प्लस 45 तो 90 का एंगल बनता है। इसका मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल ट्राइंगल हैं। और आप देख सकते हैं कि इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो भी सेम आ रही हैं, इक्वल हैं। इसलिए जो है इनकी लेंथ जो है आप मेजर करेंगे तो वो सेम लेंथ आएगी इनकी। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है दोनों इक्वल भी हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। मज़ीद इन दोनों को प्रूव करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, बल्कि ये करें आप लाजमी, कि आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी को प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं कि नहीं है। तो आपने ए प्लस बी का और ए माइनस बी का डॉट लेना है। ठीक है, एक पैकेट में आप लिखेंगे ए प्लस बी और दरमियान में डॉट डालेंगे, फिर ए नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए माइनस बी, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट आप ए को सेकंड ब्रैकेट की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए, फिर ए प्लस बी, फिर नेक्स्ट बी बी डॉट ए, फिर नेक्स्ट बी स्क्र बी डॉट बी। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी और माइनस ए बी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, चूँकि हमने कहा है कि क्वेश्चन के अंदर हमने ऊपर कहा है कि ए और बी की लेंथ जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल लेंथ के हैं, तो इसका मतलब कि ए स्क्र और ये बी स्क्र जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो इसमें आपने ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ रहा है, तो ए आप लिखेंगे ए स्क्र माइनस ए स्क्र, दोनों कैंसिल आउट होकर हमारा जो आंसर है वो जीरो आएगा। इसका मतलब कि हमने इन दोनों वैक्टर्स का डॉट लिए तो हमारा आंसर जीरो आ रहा है। जब भी हम दो वैक्टर्स का डॉट लेते हैं तो अगर वो जीरो आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों वैक्टर्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होंगे, 90 के एंगल बना रहे होते हैं। इस तरीके से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.13 कि हाउ वुड द टू वैक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू द वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये अगर दो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इनको किस तरह ओरिएंट करें, किस तरह उनकी डायरेक्शन बनाएं कि अगर हम इनको ऐड करें कंबाइन करें तो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसकी भी सेम मैग्नीट्यूड हो। तो इसमें यह है कि ये दो वेक्टर्स अगर दो वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हों, इसमें आप देख डायग्राम को आप देखें गौर से। तो स्टूडेंट्स इसमें आप सिंपल इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना करें, इसमें आप सिंपल ये बता दें कि तीनों वेक्टर्स जो हैं वो दोनों वेक्टर्स इस तरीके से ओरिएंट हों कि वो आपस में जो उनका इंटरनल एंगल होगा वो 60 का होगा। ठीक है, तो इनको जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी इनके साथ 60 का एंगल बना रहा हो। बल्कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं रिजल्टेंट भी और दोनों वेक्टर्स भी तीनों जो हैं वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स हों।
तो उस केस में अगर एंगल भी इनका 60 का बन रहा हो इन तीनों के दरमियान में, ताकि टोटल जो एंगल है वो 180 का बने, 60 + 60 + 60 180 का एंगल बने, तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी सेम मैग्नीट्यूड होगी जो कि उसके बाकी दोनों कंपोनेंट्स ए और बी की है। सिंपल आपने इतनी बात बतानी है इसमें। और इनके एंगल, इंटरनल एंगल की बात करें तो इतना बास बॉक्स के अंदर इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है, तो उसको आप बेशक ना करें, सिंपल आप इसको ऐसे ही कर लें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि 2.14 द टू वेक्टर्स टू बी ओरिएंटेड कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द दोज गिवन बिलो एंड टेल वाई इज द ओनली वन ऑफ द थ्री दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने जो है टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड है मैग्नीट्यूड 60 एंड 35, जिन वेक्टर्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, अगर तो ये दोनों वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में हैं तो फिर जो इनका रिजल्टेंट है वो 60 + 35 जो है वो 95 आ रहा है। और अगर ये दोनों वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो 60 - 35 जो है वो 25 न्यूटन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो 25 से लेकर 95 की रेंज में हो सकता है, ठीक है। तो इस रेंज में हमारा जो ऊपर ऑप्शन दी हुई हैं वो 70 न्यूटन ही हमारी ऑप्शन बचती है, क्योंकि 20 जो है वो लेस है और 100 जो है वो ज़्यादा है 95 से, और 20 जो है वो 25 से लेस है, तो दरमियानी जो वैल्यू बनती है वो 70 न्यूटन बनती है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो 70 न्यूटन होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.15 सपोज द साइड्स ऑफ ए क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर्स अरेंज्ड हेड टू टेल रूल, कि एक क्लोज पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन जो होती है ना ऐसी शेप होती है जिसकी दो से ज़्यादा साइड्स हों, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो कोई स्क्वायर हो, चाहे वो कोई रेक्टेंगल हो, या टेट्राहेड्रन शेप में हो, या हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ठीक है, तो या ऑक्टागोन हो, जितनी भी साइड्स होंगी दो से ज़्यादा वो सारी हमेशा पॉलीगॉन ही कहलाएंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि सपोज द साइड्स ऑफ ए क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर्स अरेंज्ड हेड टू टेल रूल, व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स, के अगर एक पॉलीगॉन की साइड जो है वो सारी की सारी वो वेक्टर्स को ही शो कर रही हैं, तो चूँकि आप देख सकते हैं ये क्लोज शेप है, इसमें जो साइड्स हैं डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं वो साइड जो है वो ए बी और सी और डी और ई और एफ सारी वेक्टर्स हैं। तो लास्ट वेक्टर जो है वो फर्स्ट वेक्टर ए के साथ जो है वो ज्वाइन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर तो इसमें ज़ीरो है, इसलिए जब भी कोई पॉलीगॉन होगी उसकी साइड्स को हम किसी वेक्टर से शो करेंगे तो इन तीनों वेक्टर्स का जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबका सम जो होगा वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपने चाहे वो 3 वेक्टर्स हो चाहे वो 4 वेक्टर्स हो, सबका सम जो होगा वो ज़ीरो आएगा। जी तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू शिप्स एक्स एंड वाई आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट इक्वल स्पीड, की दो शिप्स हैं हमारे पास एक्स और वाई है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, लेकिन जो स्पीड है उनकी वो इक्वल है। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज़ ड्यू नॉर्थ, कि एक्स जो है एक्चुअली वो प्रॉपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्केल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन शो करनी होती हैं उसमें नॉर्थ जो होता है वो प्रॉपर अपवर्ड होता है और जो ईस्ट होता है वो राइट की तरफ होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स जो है वो नॉर्थ की तरफ है, लेकिन जो बट वन ऑब्जर्वर ऑन वाई, लेकिन वाई पे जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है अपेरेंट डायरेक्शन जो है एक्स की, जो उसको ज़ाहिरी डायरेक्शन फील हो रही है एक्स की, वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उसको फील हो रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट है। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई जो है ना एज ऑब्जर्व फ्रॉम द शोर, ये जो हम साहिल से वाई की जो हम डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो क्या होगी, तो उस केस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि शिप तो है एक्स जो है वो तो जा रहा है टवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम शोर, अगर हम साहिल से देखें, शोर जो है साहिल समुद्र का, वहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो शिप की जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो तो नॉर्थ की तरफ है, लेकिन जो वाई पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसको वो लग रही है कि डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि शिप वाई जो है वो टवर्ड्स द लाइन ऑफ मोशन ऑफ शिप एक्स जो है वो मूव कर रहा है, शिप वाई इज अप्रोचिंग टवर्ड्स द लाइन ऑफ मोशन ऑफ शिप एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये कि शिप वाई खुद जो है वो मूव कर रहा है टवर्ड्स द वेस्ट, इसलिए हमारी जो बी वाली ऑप्शन है वो हमारी राइट होगी। अभी स्टूडेंट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज़ अप्लाइड टू ए स्मॉल ऑब्जेक्ट पी, इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ढलवान सतह जिसे कहते हैं, यानी कि ये एक जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो है सरफेस का एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एक सरफेस है हमारे पास, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है पी रखा हुआ है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो है एफ वो एक्ट कर रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज़ अप्लाइड टू ए स्मॉल ऑब्जेक्ट पी ऑफ द मास एम एट रेस्ट, मास एम जो है रेस्ट पे है, ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एंगल थीटा बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अप एंड अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेन, कि जो फोर्स एक्चुअली अलोंग द सरफेस ऑफ प्लेन ऊपर की तरफ जो है उस प्लेन की सरफेस के साथ साथ जो फोर्स एक्ट कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रही है, तो वो कितनी होगी, इसमें 3 4 ऑप्शन दी हुई हैं, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा है, या एफ साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा है,
या ये बाकी भी जो ऑप्शन हैं वो देखें, तो इनको हम डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे कि फोर्स एफ इस ऑब्जेक्ट की एक तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स जो है इसके ऊपर वेट फोर्स एम जी वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। हम इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है। आप डायग्राम को ज़रा देखें गौर से कि जो फोर्स एफ है उसको आप बढ़ा के लाइन को अपोजिट साइड पे ले जाएं और फिर आप इसके हेड से जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस उसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा और एक कंपोनेंट जो है एफ कॉस थीटा है। तो इसमें इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग जो डायरेक्शन है जो कंपोनेंट है इसका वो एफ कॉस थीटा है, जो कि इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो इसका वेट कंपोनेंट वेट है इसकी जो वेट फोर्स वो एम जी है, वो के जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि अगर इसकी वेट का जो वेक्टर है उसकी हेड से अगर आप जो डायरेक्शन आर है उसकी जो लाइन है उसकी उसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो एम जी कॉस थीटा है। इसमें आप डायग्राम को उल्टा के देखें ज़रा। ठीक है, तो नीचे वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है एम जी साइन थीटा होगा। जो कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में है वो इसका वो कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इंक्लाइंड प्लेन के साथ साथ। इसका मतलब है कि एक कंपोनेंट फोर्स का एफ कॉस थीटा वो अपवर्ड है और एम जी साइन थीटा वो डाउनवर्ड है, तो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा जो है उसका कंपोनेंट होगा। एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ऊपर आप देखें जो हमारी ऑप्शन में है ऑप्शन ए एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ए वन एंड ए टू वर रिवर्स्ड। ये वेक्टर दो वेक्टर्स है हमारे पास, उसको हम पहले कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। ए वन इक्वल टू ए वन एक्स आई प्लस ए वन वाई जे प्लस ए वन जेड के, और सेकेंड कंपोनेंट जो है इसका ए टू सेकेंड वेक्टर उसके कंपोनेंट जो है वो ए टू एक्स आई प्लस ए टू वाई जे प्लस ए टू जेड के। तो इसके सारे कंपोनेंट्स को अगर हम रिवर्स कर दें, हाउ वुड दिस आल्टर ए वन क्रॉस ए टू, यानी ए वन को और ए टू को अगर हम क्रॉस लेते हैं, तो क्रॉस आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के जब हम क्रॉस फैक्टर की बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो उसमें हम दरम्यान में साइन थीटा यूज़ करते हैं और साथ हम यूनिट वेक्टर एन जो है वो साथ लाजमी लिखते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर एन वो उस प्लेन के जिस प्लेन में ए वन और ए टू होते हैं उसके राइट एंगल पे होती है। हम राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। हम ए वन को ए टू की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारा थंब जो होगा वो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो अगर सारे कंपोनेंट जो हैं ए वन के भी ए टू के भी दोनों को ये उल्टा दें, ठीक है, तो आप देखें कि फर्स्ट केस में आप ए वन के कंपोनेंट ए टू के कंपोनेंट सारे पॉजिटिव हैं, तो अगर इनको उल्टाते हैं तो सारे कंपोनेंट जो माइनस में बन जाते हैं। फिर हम जब इनका मॉड लेते हैं, मॉड लेते वक्त हम क्या करते हैं कि दो दफ़ा हम दोनों रोज से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव आएगा, तो हमारे रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा इस पे जो उसका ए वन क्रॉस ए टू का अगर हम कंपोनेंट रिवर्स भी कर देते हैं तो इसके जो रिजल्टेंट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.18, इसमें ये है कि नेम द थ्री डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक ए वन क्रॉस ए टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो किन किन कंडीशंस में ए वन क्रॉस ए टू यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए वन का और ए टू का उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ सकता है। एक तो ये कि ए वन या ए टू में से एक वेक्टर जो है वो नल वेक्टर होगा, तो या उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होगी। तब भी एक वेक्टर भी इनमें से अगर नल वेक्टर हो तो वो ए क्रॉस ए टू ए वन क्रॉस ए टू का जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा। सेकंड केस में क्या होगा कि अगर ए वन और ए टू दोनों आपस में पैरेलल हैं तो उनके दरमियान में थीटा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो, तब भी इनका जो हम क्रॉस लेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। और थर्ड है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो, थीटा की वैल्यू 180 हो, तो साइन 180 की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, तो उस केस में भी जो इसका आंसर है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.19, उसमें यह है कि आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीज़न। कि दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं ए और बी, इसकी हमने बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो इसमें ये ए स्टेटमेंट जो है इसमें यह है कि ए बॉडी इन द इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट मूविंग नॉर रोटेटिंग, कि अगर एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि ना ही वो मूव कर रही है और ना ही वो रोटेट कर रही है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसकी फॉल्स होगी, क्योंकि हमने पीछे जो फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है इसमें हमने ये कहा है कि अगर एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही हो, दैट कैन बी इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन है जो उन्होंने कहा है कि बॉडी इन द इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट मूविंग, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत होगी। ठीक है, वो मूव कर सकती है लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए।
और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इफ़ को प्लेनर फोर्सेज, स्टूडेंट्स को प्लेनर फोर्सेज क्या होती हैं, जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हों। प्लेन क्या होता है, जैसे अभी जिसमें दो एक्सिस कम से कम इन्वॉल्व हों, यानी फर्स्ट करते हैं कि एक एक्स और वाई प्लेन की बात करते हैं, तो एक्स और वाई के दरमियान जो एक प्लेन है हमारे पास वो एक्स वाई प्लेन होगा। जिस तरह हम देखते हैं कि एक रूम है, उसका एक फ़र्श है, तो उसमें जो उसके फर्श के किनारे हैं वो दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा किनारा जो है वाई एक्सिस हो गया, तो ये फर्श जो है वो एक प्लेन है। सिमिलरली एक दीवार की हम बात करते हैं, तो एक दीवार का जो किनारा है वो वाई एक्सिस हो गया, दूसरा किनारा जो है जेड एक्सिस हो गया, तो वाई और जेड के दरमियान जो प्लेन है वो दीवार जो है वो एक वाई जेड प्लेन है। तो वो प्लेन जो होता है उसके अंदर दो एक्सिस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो को प्लेनर फोर्सेस का मतलब है कि ऐसी फोर्सेज जो सेम प्लेन में एक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इफ़ द को प्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन, कि अगर एक क्लोज पॉलीगॉन जो है बन रही है, अगर डिफरेंट फोर्सेज को प्लेनर फोर्सेज जो है वो एक्ट कर रही हैं एक बॉडी के ऊपर, और इन फोर्सेज जो हैं वो एक क्लोज पॉलीगॉन बना रही हों, दैन द बॉडी इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम। तो इसमें यह है कि अगर एक क्लोज पॉलीगॉन बन रही है उन फोर्सेज के अंडर, तो ज़ाहिर है उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा, और जब भी वो रिजल्टेंट फोर्स का जो है फोर्सेज का जो सम है या रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो, तो उसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। इसलिए इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें वो रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स, कि एक पिक्चर है उसको हमने दो स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है। शो बाय डायग्राम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में स्ट्रिंग्स जो है वो होनी चाहिए, फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम, कि जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो मिनिमम हो, तो उनकी क्या जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। इस डायग्राम को आप देखें स्टूडेंट्स गौर से। इस डायग्राम के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके साथ एक बॉडी जो है वो हैंग हुई हुई है, बॉडी का वेट जो है इसकी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और स्ट्रिंग की जो टेंशन है T1 एंड T2 वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आप T1 के और T2 के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं, तो T1 के दो कंपोनेंट्स हो गए T1 cos थीटा एंड T1 sin थीटा, और T2 के दो कंपोनेंट्स हो गए T2 cos थीटा एंड T2 sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि T1 cos थीटा एंड T2 cos थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसमें आप देखें कि cos थीटा जो है कैंसिल आउट हो गया, T1 एंड T2 दोनों इक्वल हो गए, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं T1 sin थीटा एंड T2 sin थीटा, ये दोनों ऐड अप हो रहे हैं, तो ये इनका जो सम है वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो T1 sin थीटा प्लस 2T sin थीटा माइनस W इक्वल टू ज़ीरो, या हम इक्वल इनको W को राइट पे लेके आएंगे, तो ये आएगा T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इक्वल टू W। तो इसमें आप इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2T sin थीटा इक्वल टू W। तो यहाँ पे आप T का आंसर निकालते हैं, तो T विल बी इक्वल टू W ओवर 2 sin थीटा। चूँकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो मिनिमम होनी चाहिए, तो मिनिमम टेंशन के लिए हमारे पास जो आंसर है, टेंशन को मिनिमम करने के लिए हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि टेंशन T और साइन थीटा एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ पर टेंशन T की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और वो किस एंगल पे होती है, 90 के एंगल पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर थीटा 90 हो तो उस केस में टेंशन T साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और टेंशन T की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी। तो इसका मतलब कि स्ट्रिंग को हम इस तरह वर्टिकली हैंग करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिंग होंगी, तो हमारा जो एंगल है वो 90 का होगा, उस केस में टेंशन जो है वो मिनिमम होगी। तो इसमें आप टेंशन T फाइंड करते हैं, तो आप देखें कि टेंशन T जो दोनों फोर्सेज जो हैं वो अपवर्ड हैं, और वेट फोर्स जो है डाउनवर्ड है। हम इसकी जो इनका सम लिखेंगे तो 2T माइनस W इक्वल टू ज़ीरो, या 2T इज इक्वल टू W एंड T विल बी इक्वल टू W/2। इसका मतलब कि टेंशन जो है इस केस में वो W का हाफ होगी, तो इस केस में टेंशन जो है वो मिनिमम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.21, इसमें क्या, कैन ए बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट, क्या कोई बॉडी जो है वो अपने जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द घूम सकती है अंडर द एक्शन ऑफ वेट, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई भी पॉइंट हो उसके गिर्द घूमने के लिए जो है वो हम टार्क पैदा करते हैं, और टार्क के लिए एक लाजमी फोर्स चाहिए होती है और मोमेंट आर्म चाहिए होता है। मोमेंट आर्म जो है वो क्या होता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर जो फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी ने घूमना है उस पॉइंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो वेट है, और जो इसमें फिक्स पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हमने वेट की और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमने देखना है कि वो कितना है। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वेट फोर्स जो होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही एक्ट कर रही होती है, तो इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा, यानी हमारा जो मोमेंट आर्म है इस केस में वो ज़ीरो है।
तो टार्क का जो फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू आर एफ, तो इस केस में हमारे पास मोमेंट आर्म जो आर है वो ज़ीरो होगा। तो आप यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे आर की जगह पे, तो हमारा जो टार्क की वैल्यू है वो ज़ीरो आ रही है। सो इन दिस केस टार्क विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो इनको आप दोबारा 2-3 दफ़ा सुने ताकि आपको ये अच्छी तरह याद भी हो जाए, अच्छी तरह समझ भी आ जाए, तो आप इनको प्रॉपर तरीके से तैयार करें। ठीक है, थैंक यू।